Hey everyone, welcome back to my YouTube channel The Bengal Trader। ठीक है, आज ये टॉपिक होने वाला है NISM का लास्ट पार्ट का। ठीक है, आज खत्म ही कर देंगे, एकदम पूरा खत्म कर देंगे। आज हो जाएगा, आज एकदम खत्म कर देंगे। आज चैप्टर 9 और चैप्टर 10 एक साथ खत्म करेंगे। उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये है नहीं, ओनली फॉर डीलर्स जो लोग सीरियसली NISM दे के जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ ट्रेडर दिस आर नॉट द थिंग दैट यू वांट टू नो, क्योंकि एज एन ट्रेडर आपको ये उतना चीज़ें डिस्कस मतलब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो फिर भी ये चैप्टर हमें डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए हम डिस्कस करेंगे। एक साथ क्यों खत्म करेंगे कि क्योंकि ये दो चैप्टर मिला के सिर्फ 5 ही मार्क्स, 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बड़ा चैप्टर, अभी 50-60 पेज पढ़ के 5 क्वेश्चन आते। नॉट अ स्मार्ट मूव टू प्ले विथ। ठीक है, ये हम लास्ट के लिए बचा के रखे थे इसलिए, और एक एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। उतना हार्ड भी नहीं है, बस थोड़ा सा जनरल नॉलेज है। ठीक है, ध्यान से देखिए। और इनकेस आपने अगर मेरा NISM का पहले वाला पार्ट्स नहीं देखा है तो ये कंटिन्यूएशन वीडियो है, चैप्टर 1 to 8 फुल ऊपर प्लेलिस्ट पे आई बटन पे है, जाके एक बार देख आइए। आपके लिए बहुत हेल्प होगा एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर और एज अ इक्विटी एडवाइजर जो आप जॉब प्रोफाइल के लिए ढूंढने वाले। और मुझे बहुत खुशी हुआ जो लोग कमेंट्स पे लिखे हैं कि मेरे वीडियोस देख के उनको पासिंग मार्क्स मिल गया, वो लोग अच्छी तरीके से पास कर गए। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुआ, क्योंकि एज अ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वजह से अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है देन आई एम मोर देन हैप्पी, भले ही मुझे कुछ प्रॉफिट ना मिले। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट आने वाले टाइम पे करते रहिए। ठीक है, अभी फटाफट से चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 9, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। इस चैप्टर में कुछ, टू बी ऑनेस्ट, कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, एक या दो पॉइंट छोड़ के, क्योंकि ये ऐसा एक चैप्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है ऑन द बुक्स। जो लोग क्लियरिंग सेटलमेंट का बुक्स मेंटेन करते हैं उनके लिए, जैसे मतलब हो गया कॉमर्स में हम पहले टाइम पे करते थे ना, बैलेंस शीट, लेजर डेबिट्स वगैरह जो भी होता है, लेजर समझने के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कुछ चीज़ें ही आपको जानना है, बाकी आपको रीडिंग पढ़ना है। एज ऑलवेज मैंने आपको बताया था कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप रीडिंग पढ़ते आपका फुल मतलब सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाता है एक बार। ये एक बहुत अच्छा तरीका है रीडिंग पढ़ना। तो ये दो चैप्टर आपको एक बार रीडिंग पढ़ना होगा। इनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा, लेकिन रीडिंग आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये किसी को नहीं मालूम है। इन सारे चैप्टर्स में बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन लाइन उठा के करते थे। तो अगर आपको हाँ 5 नंबर छोड़ देना है तो इग्नोर कर सकते हैं, अगर लेना है तो रीडिंग एक बार पढ़िए, उसके साथ साथ मैं आपको लिए डिस्कस कर देता हूँ। चैप्टर 9 पे क्या है? अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट जब फॉरवर्ड होता है, ठीक है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब हेजिंग के लिए किया जाता है, तब क्या क्या ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, यहाँ पे एक बार आप रीडिंग पढ़ेंगे। द प्रीमियम और डिस्काउंट डिफरेंस वैल्यू, मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट, जो भी उसको प्रीमियम मिलेगा जो भी होगा या डिस्काउंट होगा, शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा वो भी डिस्काउंट या प्रीमियम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये सारे कॉमन चीज़ है, लेकिन मैं आपके लिए इतना बोल सकता हूँ, शुरू का ये सारे चीज़ में क्वेश्चंस नहीं आते, ये बस जनरल नॉलेज है। जैसे कि एक्सचेंज डिफरेंस जो भी होता है, एक्सचेंज का क्या डिफरेंस होता है, difference between the value of settlement date reporting date and the value at previous reporting date inception of the contract। एक्सचेंज का ये NSE और BSE में थोड़ा सा प्राइस एक्सचेंज हमें दिखने को मिलता है ना, 1 पैसा 2 पैसा, ये सारा एक्सचेंज डिफरेंस कौन सा फॉर्मूलास पे होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार आप रीडिंग पढ़िए, और उसके बाद नीचे में मॉक टेस्ट का PDF दे दूंगा, आज रिवीजन टेस्ट भी दे देंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत इजीली आप पास कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या आप लोगों को कोई Q&A सेशन चाहिए इस NISM 8 के सीरीज के बाद। कोई Q&A सेशन, अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल हो, कुछ ऐसा Q&A सेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हो सके तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा। ओके, ठीक है, ऐसा हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये एक बार रीडिंग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या है? व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, नो प्रीमियम और डिस्काउंट इज रिकॉग्नाइज्ड। ट्रेडिंग के लिए कोई भी प्रीमियम और डिस्काउंट, मतलब कुछ प्रीमियम या डिस्काउंट में आप लोगों को नहीं मिलेगा। गेन और लॉस डिफरेंस जो भी है, गेन या लॉस क्या लिखा है यहाँ पे, द फॉरवर्ड ट्रेडर्स फॉर रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द PL ऑफ द पीरियड। PL वो महीने का PL में दिखाएगा जो भी गेन और लॉस आएगा। ये सारे कॉमन चीज़ें आपको एक बार रीडिंग करना है। यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार रीडिंग पढ़ के छोड़ दीजिए। क्वेश्चंस आया तो अच्छी बात है, आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इस चैप्टर में तो उतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं। 2 मार्क्स आता है इस चैप्टर में, कहाँ से आता है मैं पता नहीं, कॉमन सेंस में आ गया मैंने दे दिया, क्योंकि इसमें मैं क्या पता पढ़ूँ, मतलब कौन सा, मतलब बायर और सेलर के बुक में क्या शो होगा, टू बैंक अकाउंट, इनिशियल मार्जिन, इक्विटी फेयर्स अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, छोटे क्लास 11 का याद आ गया मुझे। डेटर अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, मतलब वो कॉमर्स में हम पढ़े थे ना, जो लोग नॉन कॉमर्स से शायद उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं। ये लोग जो बैक बेंचर से, उनको कितना मज़ा आता था ये, या फिर मतलब भद्दा लगता था, जो भी हो, ये सारे चीज़ यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है,
डेटर अकाउंट डेटर अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट जो भी होता है, ठीक है, डेटर क्रेडिटर हम ऐसे बोलते थे। एनीवेज ये सारे रीडिंग पढ़ लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ डेली सेटलमेंट, पेमेंट रिसीव, मार्क टू मार्केट मार्जिन्स, ठीक है। डिपोजिटरी है, पूरा रीडिंग पढ़ने वाला चैप्टर है। चैप्टर 9 तो खैर चैप्टर 9 मैंने खुद भी नहीं पढ़ा, आप लोगों को भी बताऊंगा, इस पे उतना दिमाग मत लगाइए, 2 मार्क्स छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है 2 मार्क्स अटेंड करने के लिए, छोड़ दीजिए, 2 ही मार्क्स आएगा, इसमें उतना कुछ नहीं है जो आपको आने वाले टाइम पे कुछ भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि लेजर जो है ना आप देख के ही समझ जाएंगे कहाँ पे डेबिट हुआ कहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उतना कुछ नहीं है, तो आप एक बार रीडिंग पढ़ लीजिए। ये चैप्टर 10 चैप्टर में कुछ सारा चीज़ें हैं, लेकिन ये चैप्टर आप एक बार रीडिंग पढ़ के छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या लिखा है डिस्क्लोजर में, द अमाउंट ऑफ बैंक गारंटी एंड बुक वैल्यू एज ऑल्सो द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज लॉक शुड बी डिस्क्लोज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एट द ईयर एंड। मतलब क्या है ये लाइन का मतलब क्या है, आपका जो भी बुक वैल्यू होगा आपका स्टॉक्स का, आपका शेयर्स का, मार्केट वैल्यू के साथ, एक तो आपका मार्केट वैल्यू भी दिखाएगा, उसके साथ साथ आपने कितना इन्वेस्ट किया वो भी दिखाएगा आपका एक बुक पे, जो भी आपका टैक्स के टाइम पे लगता है ना, टैक्स के टाइम पे एक पीएनएल रिपोर्ट या होल्डिंग रिपोर्ट, वो यही सब यहाँ पे ये वो सब स्टॉक मार्केट पे जो है उनको देखते ही समझ आ जाएगा, उनके लिए कोई अलग से चैप्टर आई डोंट थिंक इट इज दैट मच नेसेसरी। एनीवे सेबी ने एनआईएसएम ने दिया है तो ऑब्वियसली नेसेसरी होगा, इसीलिए आई कैन नॉट से यू टू इग्नोर इट, आई कैन जस्ट से यू रीड वेगली, थोड़ा सा रीडिंग पढ़ के छोड़ दीजिए, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें बुक से नहीं आते, ये सब ऑन गोइंग एक्सपीरियंसेस है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ, लेजर रिपोर्ट आप किसी भी ब्रोकर का उठा के देख लीजिए, आपको पहले दिन में समझ नहीं आएगा, चाहे जो कुछ भी बोल दे, आपको पहले दिन में लेजर समझ में नहीं आएगा, क्यों यहाँ पे एमटीएफ ट्रांसफर हुआ है, क्यों हेजिंग हुआ है, क्यों यहाँ से पैसा कटा है, आपको बाय द टाइम, एक प्रोसेस होता है, बाय द टाइम आपको समझ में आएगा, आप देखेंगे 10 रिपोर्ट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, तो यू कैन जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। माफ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी, आई एम रेक्टिफाइंग माई वर्ड्स, यू कैन नॉट इग्नोर इट, जस्ट थोड़ा सा रीडिंग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग फॉर ओपन पोजीशन एज ऑन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या ऐसे कैसे ओपन पोजीशन आता है, ये रीडिंग पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, मतलब पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, जैसे कि इन द बुक्स ऑफ बायर, होल्डर के बुक्स में क्या दिखाएगा, सेलर के बुक्स में क्या दिखाए, तो कुछ है नहीं यहाँ पे, आप ये सारे चीज एक बार रीडिंग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या आता है 9.2 में, टैक्सेशन ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, क्या अभी टैक्स लगता है डेरिवेटिव्स में, जैसे यहाँ पे आएगा 0.017% सेलर लगता है, 0.125% परचेजर को लगता है, एसटीटी हम लगाते हैं ना, एसटीटी जो भी रेट लगता है, सेलर परचेसर सेलर, ये सारे सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज वेयर ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज यहाँ पे नॉन एक्सरसाइज्ड है, मतलब ये वाले सेल रेट क्या लगता है, या ये वाले जो भी रेट लगेगा सेलर को लगेगा अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं है, ये वाला रेट बायर्स को लगेगा अगर कोई ऑप्शन को फिजिकली एक्सरसाइज करना चाहता है। सेल ऑफ फ्यूचर्स इन सिक्योरिटीज, ठीक है, फ्यूचर्स में 0.01% लगता है सेलर को, तो ये सारा चीज दिया हुआ है। जैसे ऑब्वियसली मतलब अब कुछ टैक्सेस तो लगेगा, ये कौन सा क्या टैक्स है ये यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉमन चीजें है, एक बार रीडिंग पढ़िए आपको मजा आएगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ तक कि चैप्टर खत्म होता है। कहाँ से आता है 2 मार्क्स आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मैं आपको कभी दावे के साथ नहीं कह सकता इसी लाइन से आएगा, कैसे आएगा इसी लाइन से, इतना बड़ा चैप्टर है यहाँ पे, लगभग 8-10 पेज का चैप्टर है, कहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा मुझे नहीं पता है, वो कॉमन सेंस से आपका निकल जाएगा, ठीक है, भूल जाइए, पढ़ लीजिए एक बार रीडिंग पढ़ के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 10, यहाँ से 3 मार्क्स आता है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस आते हैं, एक डीलर जब एक इक्विटी एडवाइजर होते हैं उनको बहुत सारे चीज दिमाग में रखना पड़ता है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, रीडिंग पढ़ना तो आवश्यक है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस, इन्वेस्टर का कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ सर्विसेज सेबी ने रखा है, उनको कॉम्प्लायंसेस को हमको फॉलो करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, द फाइनेंस सेक्टर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इकोनॉमी, बिल्कुल ये तो मतलब बच्चे को पता है कि फाइनेंस कितना जरूरी है एक इकोनॉमी के लिए, जितना फाइनेंस मतलब बहुत जरूरी होता है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, यहाँ तक आप एक बार रीडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड हैव कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, बिल्कुल कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब अगर होगा तो कस्टमर के लिए एक कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, ना कि बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच। मतलब अगर कोई फिनेंशियल सर्विस ऐसा होता है कि खुद का प्रॉफिट देख रहा है तो वहां पे कस्टमर प्रोटेक्शन अच्छा नहीं होगा, कस्टमर्स को लॉसेस ही होगा, क्योंकि कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस तो है ही नहीं। एक चीज है जिसको बेच के उसको फायदा होगा, बस कस्टमर को फायदा होगा कि नहीं ये किसी को नहीं पता है, लेकिन एक फिनेंशियल सर्विस का सबसे टॉप वाला चीज जो हमेशा याद में रखना पड़ता है, एक कोई भी फिनेंशियल सर्विस हो उनका मेन अप्रोच होना चाहिए कि क्लाइंट्स को प्रॉफिट मिले। क्यों? एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फिनेंशियल सर्विस अगर होगा
वो क्लाइंट्स को प्रॉफिट देगा, तभी तो क्लाइंट्स बढ़ेंगे। एक क्लाइंट को काट के आप छोड़ देंगे, यू वोंट बी एबल टू स्टे इन द लॉन्ग गेम माय फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक रीडिंग पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, हाई रिटर्न और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इनसे दूर रहिए। हाई रिटर्न रिस्क फ्री, ये कोई बात हुआ? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। रिस्क फ्री में क्या होता है, आप घर से जब निकलते हैं तब भी आपका रिस्क शुरू हो जाता है, आप नींद से जब उठते हैं तभी रिस्क शुरू हो जाता है। क्या पता आप बेड से निकलते हैं पैर फिसल के पड़ जाए, हर कुछ में रिस्क है। तो कोई अगर फाइनेंशियल सर्विस आपको ऐसा बोलता है साहब 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्क ही नहीं है, नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड्स, नॉट पॉसिबल। और हाई रिटर्न, ये हाई रिटर्न का तो लालच ही अलग है। 1 रुपये दीजिए, 1 रुपये दे के 10 रुपये लाइए, 25 दिन में पैसा डबल। इनसे दूर रहने के लिए हमेशा बोला जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई रिटर्न और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से शुड बी केयरफुल। नेक्स्ट क्या होता है, ये रीडिंग पढ़ लीजिए। मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट करके मेन चीजें बता रहा हूँ, आप बस रीडिंग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या सर्विसेज होता है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो कि हम है, इज एन इंडिविजुअल और फर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइस टू इन्वेस्टर्स। हम इन्वेस्टर्स के बिहाफ कुछ ट्रेड लेते हैं, उनको बोलते हैं कि सर दिस इज परफेक्ट फॉर योर रिस्क एपेटाइट, आपको ये चीज लेना चाहिए। यही एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर इन्वेस्टमेंट सर्विस जो एक फर्म हो गया, उनको ये चीजें दिमाग पे रख के काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन however, investment advisors take advantage of their position of trust and use unauthorized and deceptive methods to misappropriate money directly from their clients. इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों? रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैंने एक कंपनी बनाया एबीसी लिमिटेड, ठीक है। एबीसी लिमिटेड बनाया, 1 लाख पेड अप कैपिटल है, थोड़ा बहुत कैपिटल किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया। मैंने उस कंपनी को लिस्ट कर दिया बीएससी में। एनएससी में तो लिस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एनएससी में बहुत सारे चीजें आती है, इसलिए जितना भी पेनी स्टॉक्स आप देखेंगे वो सारे आपको बीएससी में ही दिखेंगे, क्योंकि बीएससी हर एक पैरामीटर का स्टॉक ले लेता है, एनएससी थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो बीएससी में मैंने एक कंपनी लिस्ट कर दिया, उस कंपनी का शेयर भाव है 2 रुपये। तो मैंने तो कंपनी खड़ा कर दिया। अब आप एक इन्वेस्टर एडवाइजर है बड़े लेवल का, या फिर आपके पास एक फर्म है और आपके पास बहुत क्लाइंट्स है, 10-20 हजार क्लाइंट्स है। तो मैंने आपके पास गया और मैं आपको जाके 2 करोड़ रुपए दे दिया कि देखिए ये रहे 2 करोड़ रुपए, आप मेरे शेयर सबको रिकमेंड करें। तो आप 2 करोड़ रुपए लिए, 2 करोड़ रुपए लेके आप अपने सारे क्लाइंट्स को एबीसी लिमिटेड का शेयर्स खरीदने को बोल दिया। मैंने एबीसी लिमिटेड शेयर्स शॉर्ट, मतलब मेरा कंपनी है और सारे क्लाइंट्स एबीसी लिमिटेड शेयर्स खरीदे। मेरे कंपनी में मेरा शेयर होल्डिंग, स्टॉक होल्डिंग, मतलब जो भी मेरा शेयर होल्डर पैटर्न है, मेरा 75% है। तो मैं चुपचाप बैठा हूं। अभी वो 1 या 2 रुपए वाला शेयर जितना लोग खरीदेंगे, जितना बायर्स आएंगे, मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूं और सब लेता जा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, एक कोई भी कंपनी का 75% प्रोमोटर्स के पास है या 50% जो भी हो प्रोमोटर्स के पास होता है, वो लॉक रहता है। ट्रेडिंग जो भी शेयर्स होता है वो बाहर रहता है। ट्रेडिंग मतलब जो अलाउेबल फॉर ट्रेडिंग है, सब तो अलाउेबल फॉर नहीं है। सपोज जो कि मैं एकदम आपको रियल लाइफ सिनेरियोस बता रहा हूँ, 100 शेयर्स है, उनमें से 50 मेरा है, 50 शेयर्स मैंने बाहर छोड़ के रखा है ट्रेडिंग के लिए। उनमें से मैं दूसरे कंपनी से 25 शेयर खरीद के रखा हूँ, ठीक है। दूसरे कंपनी को मैं ट्रेडिंग के लिए लगाया हूँ और आप लोग शेयर्स उठा रहे हैं, क्योंकि एबीसी कंपनी लिमिटेड को मैंने प्रमोट किया है। आपके पास जाके आपने बेच दिया, आपने बोल दिया ये क्लाइंट्स को उठाने के, जितना क्लाइंट्स उठाएगा शेयर्स, उतना शेयर्स का दाम बढ़ेगा। कॉमन डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी है, डिमांड जितना बढ़ेगा उतना दाम बढ़ेगा। 1 रुपए का शेयर 50 रुपए हो गया, मैंने अपना सारा शेयर डंप करके मैं निकल गया, कंपनी की जाए भाड़ में, मैं निकल गया, 1 का 50 करके निकल गया। मेरा फायदा हो गया, किसका नुकसान हुआ? क्लाइंट्स का। तो ये होता है एक मिस सेलिंग। तो ये बहुत सारे एडवाइजर्स करते हैं, इसीलिए बोलते हैं टिप्स से दूर रहिए। क्योंकि कोई भी टिप्स अगर मार्केट पे आता है ना, सो कॉल्ड टिप्स, तो वो टिप्स कोई प्रोमोट करके लाया है और जैसे ही वो बबल बर्स्ट होगा, प्रोमोटर्स अपना शेयर बेच के निकल जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे, आप निकलने का मौका नहीं पाएंगे। तो यही यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या होता है, अनसुटेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस। सूटेबल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट है जो 75 ईयर्स ओल्ड का है, उनको आप जाके बोल रहे हैं कि ऑप्शंस खरीदिए, करेंसी कीजिए, और उनका रिस्क एपेटाइट नहीं है, उनके पास उनका वो माइंडसेट नहीं है, वो बाबा आजम के जमाने के हैं। तो उनको चाहिए थोड़ा सस्टेनेबल इक्विटी, उनको चाहिए आईटीसी, आईआरसीटीसी, जो लो बेटा स्टॉक्स है, वो उनको बैठेगा, वो 10 दिन देखेगा, 2% बढ़ेगा, आपको निकाल देगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको जाके बोले कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन लीजिए सर, बैंक निफ्टी का ऑप्शन लीजिए, रातों रात आपका पैसा बनेगा। अरे जो भी होगा आपका एजेड क्लाइंट, उनको दिक्कत आ जाएगा हार्ट में,
क्योंकि हाई रिस्क गेम है नहीं, तो रिस्क एपेटाइट के साथ आपको ये सारे चीजें एडवाइस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आपको उनको पेनी शेयर्स खरीद दिया, आप उनको ऑप्शंस पे खरीदवा दिया, फ्यूचर्स पे खरीदवा दिया। ओ अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है सीनियर सिटीजन विद लो रिस्क टॉलरेंस। देखिए मैं बस आपको रीडिंग पढ़ के बताया, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये सारे चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ये आपको याद पे रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, चर्निंग। ये वर्ड आप जब अगर कोई ब्रोकिंग फंड में ज्वाइनिंग करेंगे तो ये वर्ड आपको हर रोज सुनने को मिलेगा। चर्निंग क्या होता है? चर्निंग होता है ब्रोकिंग फर्म का रोजी रोटी क्या है, बी प्रैक्टिकल। एक ब्रोकिंग फर्म का रोजी रोटी होता है ब्रोकरेज। आप जितना ट्रेडिंग करेंगे आपको उतना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और ये फायदा किसको होता है? ब्रोकिंग फर्म को। तो एज एन इक्विटी एडवाइजर आपको बोला जाएगा कि आपके क्लाइंट के पास 100 रिलायंस है, तो एक काम करो, आप आपका क्लाइंट का 100 रिलायंस बेच दो और उसके बाद 100 टाटा मोटर्स खरीद लो, और कल टाटा मोटर्स बेच के फिर 100 रिलायंस खरीद लो। क्यों? काहे? मतलब वो बंदा क्लाइंट आपका इन्वेस्टर है, उनको आप अभी बेच के फिर ये खरीद के फिर बेच के फिर वो खरीदवाते। तो ये चीज को बोला जाता है चर्निंग। जितना आप घुमाएंगे, जितना आप ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, उतना ब्रोकरेज जनरेट होगा और फर्म को फायदा होगा। फर्म आपको बोलेगा एज एन इक्विटी एडवाइजर आप थोड़ा सा ब्रोकरेज उनको ज्यादा दीजिए। ये हर एक फर्म चाहता है, ये रियल गेम है, दिस इज द ट्रूथ। तो डीप हाथ जाइए, समझिए चीजों को, और बोलते हैं ना कि यू कैन नॉट हाइड द ट्रूथ। ये ट्रूथ है आज का ब्रोकिंग इंडस्ट्री का। जितने भी बैंक ब्रोकिंग्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर से, दे जस्ट वांट ब्रोकरेज। टू बी ऑनेस्ट, उनको कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट्स मरे क्लाइंट्स बचे, दे डोंट केयर, दे वांट ब्रोकरेज। तो ये चीज आपको बोला जाएगा, चर्निंग कीजिए, चर्निंग कीजिए, चर्निंग कीजिए, घुमाइए। ये एज एन इक्विटी एडवाइजर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्लाइंट्स को कैसे बचाना है। अगर आपको चर्निंग का प्रेशर आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा क्लाइंट्स का कौन सा स्टॉक हाँ घुमाने लायक है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी क्लाइंट के पास टाटा पावर है, और टाटा पावर कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे खड़ा हुआ है टाटा पावर से। तब मैं अब मेरे क्लाइंट्स को बोलूंगा आप टाटा पावर से अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न आ सकता है। तो ये प्रॉफिट बुक करके किसी और स्टॉक पे मुझे इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे उनको बाई करवा दूंगा, डब्ल्यू हो सकता है। ये चर्निंग ठीक है, लेकिन वो अनऑथोराइज मतलब जो भी होता है अनएथिकल चर्निंग, वो करने से मना करते हैं सेबी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, ऐसा कोई नहीं सुनता है, आप भी नहीं सुनेंगे। एनीवे, तो बच के रहिए, और आपको जितना भी प्रेशर दिया जाए, अगर आपको कोई जॉब मिलता है, ये बात याद रखिए, आप है तो वो है, डीलर्स है तो मतलब ब्रोकर्स है। क्योंकि आपके ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर आपका क्लाइंट्स बचेगा। ऊपर से कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपका नॉलेज ही आपके क्लाइंट्स को ऊपर लंबे गेम के लिए सस्टेनेबल करेगा। और एक बात याद रखिए, एक क्लाइंट के साथ आपका जब रिलेशन बिल्ड होगा, वो अपना लोग लगने लगेगा। उनको लॉस होगा तो आपको तकलीफ होगा, उनको प्रॉफिट होगा तो आपको मजा आएगा। आपको कुछ नहीं मिल रहा है उनके प्रॉफिट से, लेकिन आपको मजा आएगा। आप रात में चैन की नींद सो पाओगे कि आपकी वजह से किसी का प्रॉफिट आया है। तो इसीलिए ध्यान से काम करना चाहिए। ये सारे बहुत बहुत डीप ट्रूथ्स है जो मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए। शायद कोई बड़ा कंपनी मेरा ये वीडियो देखे तो मेरे ऊपर केस भी ठोक सकता है, लेकिन दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या आता है, इन्वेस्टर सेमिनार्स। इन्वेस्टर को लेके बहुत ब्रोकर सेमिनार्स करते हैं, यही वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है, कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। एक सेल्स का एजेंट्स, ये आरएम रहता है। सेल्स का क्या क्या मतलब कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट कब करना चाहिए, 9 बजे से 8 बजे के अंदर। सेल्स एजेंट विल टेक द अकाउंट ऑफ कस्टमर्स पर्सनल सर्कमस्टेंसेस एंड अ मिनिमम कॉम्प्लाई विद डाइवर्सिफाई ऑब्लिगेशंस। ये सारे चीज एक सेल्स एजेंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। विल वॉलंटरली सीज कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, क्लियरली इंडिकेट्स दैट कॉन्टैक्ट्स इन इनकन्वीनियंट, अनवेलकम और इनएप्रोप्रिएट। मतलब कोई कस्टमर अगर आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आपको ध्यान से धीरे से उनको समझाना चाहिए, ना कि आप गुस्सा हो गए मार मूर दिए, वो अलग बात है। सेल्स एजेंट मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट अ पर्सनल एक्सपीरियंस, वल्नरेबिलिटी, ठीक है। और क्या है, क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टीज। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके खुद का कोई, मान लीजिए आपका कुछ पुराना वाला कुछ आपको मिल गया और आपके पास वो है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए। खैर छोड़िए, ये सब क्वेश्चंस पे आ सकता है, तो रीडिंग ही पढ़िए बस। लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए। बी कॉशियस एंड प्रोफेशनल, अवॉइड द यूज ऑफ हाई प्रेशर ल्यूरिंग टैक्टिक्स। टैक्टिक से होता है हाई प्रेशर ल्यूरिंग का मतलब हो गया कि सर बहुत टैक्टिकली, बहुत मतलब डिप्लोमेटिकली आपको उनको लालच तो देना ही पड़ेगा। टैक्टिकली डिप्लोमेटिकली आपके पास रिजल्ट्स भी होना चाहिए कि देखिए सर, मैंने अपने क्लाइंट्स को
पिछले 2 सालों में कॉन्टिन्यूसली हर महीने 5% का प्रॉफिट दिया है, ऐसा रिपोर्ट बना के लाएंगे, दिखाएंगे क्लाइंट्स को, तो वो आपके साथ 2 3 4 5 करोड़ भी डालने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत कहिए एक का डबल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ ए क्लाइंट। यहाँ पे बस इतना ही लिखा हुआ है, एक क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल जानिए, उसके बाद उनको कुछ इन्वेस्टमेंट का एडवाइस दीजिए, उनको उस तरह का अकाउंट खुलवाइए। जैसे कोई क्लाइंट आप देख रहे हैं कि कोई क्लाइंट हर रोज 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है इंट्राडे, तो उनको जाके तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि हाई ब्रोकरेज का कुछ अकाउंट खोलिए, तो वो भी टिक नहीं पाएगा आपके साथ, नहीं हो पाएगा। तो उनको आप बोलेंगे जितना लो ब्रोकरेज हो सके उतना खोलिए, क्यों क्या होगा, उनके पास क्वांटिटी है, तो इतना क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है, इतना क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है, 1 पैसे का या 10 पैसे का भी ब्रोकरेज दे देगा तो आपका बहुत ब्रोकरेज आ जाएगा आपके फर्म का। लेकिन आप उनको 50 पैसे करेंगे, वो 2 दिन करके देखेगा, अरे 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया, तो वो निकल जाएगा वहां से, दूसरा कोई ब्रोकर के पास चला जाएगा। देखिए ये बिजनेस बहुत बिजनेस है, मार्केट पे लोग है, लोग काम करना चाहता है, उसको जहां से ज्यादा अच्छा सर्विस मिलेगा वो वहां पे काम करेगा। ये आपके ऊपर है, आप कितना सर्विस देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप उनको चीट करेंगे कर सकते, वो ज्यादा देर रखेंगे नहीं, आप उनको सही तरीके से काम कराएंगे, आपके पास और ज्यादा क्लाइंट्स आएगा। मैं ये जो भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, जो जॉब प्रोफाइल के लिए जाने चाहते हैं उनके लिए कर रहा हूँ। एज अ ट्रेडर ये सारी चीज आपके लिए काम के लिए है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। होता है ना, अगर जो भी इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, आपको अगर इस तरह का कोई, मान लीजिए आपके पापा का अकाउंट है और बार बार फोन आ रहा है ये बेचिए ये बेचिए, तो आप बोलिए देखिए भैया हम जानते हैं आपको ब्रोकरेज चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समय आने पे बोलेंगे हम, आप बेच दीजिएगा। ओके, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक बार आप रीडिंग पढ़ लीजिए, इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बेसिक रूट लेवल एकदम समझा दे रहा हूँ ताकि आपका सब कुछ क्लियर आ जाए, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाए और आंसर दे दे कि व्हाट इज चर्निंग, शुड वी डू चर्निंग और नॉट, इस तरह का, ठीक है। और क्या क्या लिखा हुआ है एक बार रीडिंग तो पढ़िए। इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन पुअरली डेवलप्ड एंड अनरियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होना, एक प्योर लेवल इन्वेस्टर क्या चाहता है, CAGR उसको 15% मिले, बहुत बढ़िया है, 20% मिले, वाव। हम क्या बोलते हैं, अनरियलिस्टिकली बोलते हैं, सर महीने में 20% देंगे। एनीवे, some of key parameters on which one risk tolerance can depend: age, personal income, combined family incomes, X, number of dependents, occupation। ये सारे चीज को आपको दिमाग पे रखते हुए उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहिए। एक रिटायर्ड पर्सन को आप नहीं बोल सकते कि सर जाइए जाके अदानी का शेयर्स ले लीजिए, वो 20% जब नीचे मारेगा एक दिन में, उनका तबीयत खराब हो जाएगा। और एक युवा को नहीं बोल सकते सर ITC ले लीजिए, जब 1 साल बाद भी वो 2% मूव करेगा तो आपको आके वो खत्म कर देगा। एनीवेज, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग पढ़िए और यही मेन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। Derivative broker dealers should avoid recommending opening futures options transaction unless they have reasonable basis for believing that the customer has such knowledge and financial experience that he or she is capable of evaluating and financially able to bear the risks of this transaction। डेरिवेटिव्स में आप कब काम कराएंगे एक क्लाइंट को, जब वो उनका एटलीस्ट उनको पता होगा कि क्या है वो चीज। ऐसा नहीं है कि सर ऑप्शन ले लीजिए, कॉल ऑप्शन ले लीजिए, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, डोंट डू दैट। क्लाइंट मर जाएगा, क्लाइंट काम नहीं करेगा, उसके बाद से एक झटका लगेगा, उनको हाथ जल जाएगा उनका। उनको समझाए, पहले वो लोग खुद बोलने दीजिए उनको समझाइए, वो समझते हैं ठीक है, क्योंकि आप तो जवाब दे देते पागल हो जाए, आप जवाब देते रहेंगे। एक्सपायरी के दिन जब वो बोलेगा कि मेरा तो सिक्योरिटी 100 पॉइंट ऊपर चला गया, मेरा ऑप्शन नहीं भरा है, क्या बताएंगे आप, उनको पता ही नहीं है। तो उनको पहले बताइए, उनको पहले जागृत कीजिए, उसके बाद डेरिवेटिव्स में जाइए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुक का लैंग्वेज बता रहा हूँ, खुद का कुछ ओपिनियन नहीं है। जो ओपिनियन है मैं बता देता हूँ आपको, ये करना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार रीडिंग पढ़ लीजिए। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आता है रिटर्न एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीडियर्स। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का क्या क्या प्रोसीडियर्स आता है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस पे आ जाता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 क्वेश्चंस पे शायद आपको दिख जाएगा, व्हेन वाज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एस्टैब्लिश्ड, तो 2002, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या आता है, क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, CDD जिसे हम कहते हैं, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट्स का क्या क्या पॉलिसी होना चाहिए कि क्लाइंट्स एक्सेप्ट किया जा सकता है, पॉलिसी फॉर आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट्स, ठीक है। क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पॉलिसी होता है, उसको उनको एलिजिबल एक्सेप्ट करने के लिए क्या पॉलिसी होता है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, स्पेशली सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, STR को कुछ अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आता है तो ये रिपोर्ट करना पड़ता है। ये सारे CDD के अंदर आता है। CDD के अंदर पहला जो आता है, जो क्लाइंट का जो भी होता है, एक्सेप्टेंस, ऑब्टेनिंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पर्सन हुज बेनिफिशियली ओन और कंट्रोल सिक्योरिटीज अकाउंट। मतलब
एक क्लाइंट को आपको जानना पड़ेगा वो खोल सकता है कि नहीं, वो क्रिमिनल है कि कोई मान लीजिए कुछ बहुत हाई लेवल का आदमी है, एक नॉर्मल है, उनके पास केस चल रहा है कि नहीं, ये सारा बैकग्राउंड आपको चेक करना पड़ता है। वेरीफाई द कस्टमर्स आइडेंटिटी, ठीक है, उनका आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट्स, डाटा है क्या, मिस इन्फॉर्मेशन है क्या, ये सारे देखना पड़ता है। आइडेंटिफाई बेनिफिशियल ओनरशिप एंड कंट्रोल, डिटरमाइन विच इंडिविजुअल्स अल्टीमेटली ओन कंट्रोल्स द कस्टमर एंड ऑन द पर्सन ऑन हुज बिहाफ अ ट्रांजैक्शन इज बीन कंडक्टेड। ये वाला चीज़ आप रीडिंग पढ़िए, मैं आपको बता देता हूँ क्या है यहाँ पे लिखा हुआ। जब आप किसी का एकदम मतलब देखिए, मैं तो अभी ट्रेड बता रहा हूँ, लेकिन ब्रोकिंग वर्ड में यूज होता है सौदा, ठीक है। जब आप इक्विटी एडवाइजर बन जाएंगे तो यूज होगा ये वर्ड सौदा। जब आप किसी का सौदा लेंगे, सौदा मतलब हो गया, गुजराती जो बिजनेसमैन है वो सौदा बोलते हैं। सौदा लेंगे मतलब जब आप किसी का ट्रेड करेंगे, मान लीजिए आपका एक क्लाइंट है जिनका नाम है अभिषेक, ठीक है, डोंट माइंड एनी प्लीज अभिषेक, किसी का नाम है अभिषेक, तो अभिषेक जी का क्लाइंट है आपका, अभिषेक जी उनके पास 1 करोड़ का रिलायंस पड़ा हुआ है। तो अभिषेक जी का फोन आया आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, उन्होंने आपको बताया कि हाँ मेरा ये सेल कर दीजिए, लेकिन कोई वॉइस आया लेडीज, लेकिन आप देख रहे अभिषेक जी का रजिस्टर्ड नंबर से ही कॉल आया है और सेल करने के लिए बता रहे। तो नॉर्मली पब्लिक क्या करते हैं, जो लोग नहीं जानते ये चीज़ सेल करते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शायद अभिषेक जी ने उनके वाइफ या उनके मदर को किसी को भी बताया होगा, ये बता के सेल करवा दीजिए, सेल कर दिया, सब कुछ स्मूथली हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, मान लीजिए अभिषेक जी का मदर के साथ या फिर उनके बहन के साथ या फिर उनके जो भी हो उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ है, उन्होंने जाके आपको बोला, फोन किया, ये सेल कर दिया, आपने सेल कर दिया, बाद में अभिषेक जी ने जाके सेबी में कंप्लेन कर दिया ग्रीवेंस डिस्क पे कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मेरा सेल क्यों हुआ। तो ग्रीवेंस डिस्क आपके पास आएगा, आपके पास आके बोलेगा क्यों सेल किया, आप बोलेंगे कि ये ऐसे ऐसे कस्टमर का रजिस्टर्ड नंबर से कॉल आया तो मैंने सेल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब जब वेरीफाई होगा तब क्या पता है क्या आएगा कि कस्टमर है आपका अभिषेक जी, अभिषेक कुछ भी हो, वो है एक मेल कस्टमर और वॉइस है यहाँ पे फीमेल का, तो आप किस हिसाब से उनका सौदा एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज हो ही सकता है ना बाद में, मतलब बाद में मान लीजिए वो सौदा निकलने के बाद रिलायंस अगले 5 दिन में 50% ऊपर चला गया, तो वो तो नहीं छोड़ेगा, तब क्या होगा, ये पूरा नुकसान ब्रोकर को उठाना पड़ेगा, शायद आपका नौकरी भी चला जाए, बहुत कुछ हो सकता है इस तरह से। इसीलिए कुछ भी होगा वेरिफिकेशन करके ही होता है। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या क्या वेरीफाई आता है, वो जब आप कंपनी में जाएंगे कंप्लायंस में सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। मदर का अकाउंट है, रजिस्टर्ड नंबर से मेल फोन कॉल किया है, किसी मतलब एक लेडीज का अकाउंट है, एक मेल का वॉइस आया है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, आई एम सो सॉरी। एक लेडीज का अकाउंट है, एक मेल वॉइस आके लेडीज के अकाउंट से सारा माल बेच दिया है, उसके बाद 7 दिन बाद कंप्लेन रेज हुआ है। क्या हुआ था, अकाउंट था मदर का, 2 भाई थे, एक भाई ने सारा शेयर बेच दिया और अकाउंट पे जैसे पैसा आ गया विड्रॉ कर लिया, दूसरा भाई, जो 2 भाई अलग हो गए थे, दूसरा भाई ने जाके केस कर दिया, कैसे मदर का अकाउंट से मेरा दूसरा भाई ले सकता है मदर को बताए बिना, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो शायद 2 भाई में हाफ हाफ बटा हुआ था, तो इसको लेकर फिर बखेड़ा हो गया। इसीलिए बहुत सारे पॉलिसीज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, पॉलिसी फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ क्लाइंट्स। एक क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या चीजें होता है, नो अकाउंट इज ओपन इन फिक्शनियस बेनामी नेम, कोई दूसरे नाम से अकाउंट ना हो वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन ठीक होना चाहिए, या यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग पढ़ लीजिए। रिस्क बेस्ड अप्रोच, जो केवाईसी बोलते हैं ना, हम केवाईसी करते हैं, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है केवाईसी का। अच्छा, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडियर में केवाईसी वाला चीज है, तो केवाईसी जैसे जैसे करना पड़ता है, अकाउंट इंडिविजुअल का लीगल नेम होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, क्या क्या चाहिए ना चाहिए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला चीज मिस हो गया, ये क्या है, क्लाइंट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी सीएससी। स्पेशल कैटेगरीज क्लाइंट्स क्या होता है, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नॉन रेजिडेंट क्लाइंट्स, हाई एचएनआई, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, ठीक है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड क्लाइंट्स, ये सारे कैटेगरीज होते हैं। और केवाईसी, तो ये सारी चीज रीडिंग पढ़िए, इस तरह से आ सकता है केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी मैं नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट्स, कंपनी का अकाउंट्स हो सकता है, नेम ऑफ कंपनी, ये सारे आपको चीज़ वेरीफाई करना पड़ेगा, मेलिंग एड्रेस ठीक है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कंपनी अकाउंट होगा तो सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन, जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वगैरह वगैरह। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लीगल नेम एड्रेस, पार्टनरशिप फर्म्स का 2 पार्टनर का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन देखा था, पार्टनरशिप फर्म है लेकिन उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है,
तो पार्टनरशिप फंड के नाम पे कोई अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए इसका 30% प्रॉफिट शेयरिंग है, इसका 70% प्रॉफिट शेयरिंग है। इस तरह से चीज़ें होना चाहिए, नहीं तो टैक्सेशन में गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो पावर ऑफ अटॉर्नी में गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये वाला चीज़ जो मैंने आपको तब बताया था, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस मैकेनिज्म, ठीक है, ग्रीवेंस डेस्क जिसको हम बताते हैं, इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो कि है ट्रेडिंग मेंबर्स। मतलब कोई क्लाइंट के पास भी तो एक पावर होना चाहिए ना, मतलब मैं क्लाइंट हूँ, मेरा ब्रोकर मेरे से पूछे बिना मेरा माल काट दिया, कहाँ जाऊँगा मैं, तब मैं जाऊँगा ग्रीवेंस डेस्क पे, जो भी मेरा जोन का ग्रीवेंस डेस्क होगा, उसका हर एक जोन का ग्रीवेंस डेस्क का नंबर रहता है, आपको सेबी पे एनएससी के गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीवेंस डेस्क के पास क्या क्या प्रोसेस क्या होता है। कंप्लेन आता है ग्रीवेंस डेस्क के पास, उनको 15 दिन के अंदर वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स आता है, मतलब कंप्लेन अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आपके पास और 15 दिन रहता है उसको और फिर से चैलेंज करने के लिए लीगली। तो ये सारे चीज़ है, यहाँ पे आप एक बार रीडिंग पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेचर ऑफ कंप्लेंट्स क्या आता है, नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस। आपको बोनस नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, कहाँ जाएंगे आप, ग्रीवेंस डेस्क के पास जाएंगे, ठीक है। बोनस या डिविडेंड या जो भी हो, ये क्लियर कौन करता है, ब्रोकर ही तो क्लियर करता है, क्लियरिंग मेंबर ही तो क्लियर करता है ना, कंपनी तो दे दिया, क्लियर कौन करेगा, आपका जो भी हो गया, मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तो क्लियर करेगा ना। कंप्लेंट्स अगेंस्ट ट्रेडिंग मेंबर्स ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, फंड नहीं मिला आपको, आपका डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं मिला, सेटलमेंट ठीक ठाक नहीं दिखा रहा है, डिले हुआ फंड में, स्क्वायरिंग मतलब पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया कोई बिना बताए, अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन हो गया, आप खोल के देखते अरे आज मेरे अकाउंट में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया है, 2 करोड़ इंटरडे वॉल्यूम हो गया है, ये किसी को बताया बिना, एक्सेस ब्रोकर चार्ज करना सब ब्रोकर या ब्रोकर के थ्रू, ये सारे चीज के अगेंस्ट पे आप ग्रीवेंस डेस्क पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज में नॉट टेक अप फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्लेंट्स, ये क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ कंप्लेंट्स एक्सचेंज में नॉट टेक अप, मतलब कुछ तरह का कंप्लेन होता है जो एक्सचेंज नहीं लेता है, क्या रहता है, नीचे से पढ़ते हैं एक बार, नीचे से चेक कर, क्लेम्स relating to transactions which are in nature of loan or financing which are not within the framework defined by the exchange। ऐसा कुछ हो गया कि मतलब आपने ब्रोकर का कुछ लोन का मतलब इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए ब्रोकर का वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है 20% इंटरेस्ट लगेगा लोन लेने पे ब्रोकर से, और आप जाके कंप्लेन करती है 20% क्यों लगेगा, 18% होना है मार्केट रेट, तो इस पे वो लोग कंप्लेन नहीं लेंगे। क्लेम्स ऑफ सब ब्रोकर ऑथोराइज पर्सन फॉर प्राइवेट कॉमर्शियल डीलिंग्स विद द ट्रेडिंग मेंबर, मतलब जो भी आप उनके साथ कुछ प्राइवेट में डील करती है, कुछ ऐसा कुछ प्राइवेट में करती है, कुछ जमीन खरीद लिया आपके ब्रोकर जो भी आपका एडवाइजर है उनके साथ, और वो कंप्लेन जाके आप ग्रीवेंस डेस्क पे कर रहे हो कि जमीन पे कुछ लफड़ा हो गया, तो ये सारे कंप्लेंट्स नहीं लेगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पढ़िए। कंप्लेंट्स pertaining टू ट्रेड्स नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज बाय द कंप्लेंट, क्या लिखा है हमें, कंप्लेंट्स pertaining टू ट्रेड्स नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज बाय द कंप्लेनेंट, मतलब ऐसा कुछ का आप कंप्लेन कर दिए कि ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो उन सारे चीजों का मान लीजिए आपने कंप्लेन कर दिया कि हाँ मैंने ब्रोकर को बोला था ट्रेड लेने के लिए और वो ट्रेड हुआ नहीं, और उसके पास आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वो सारे कंप्लेन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या पार्ट आता है, आर्बिट्रेशन। सेबी हैज instructed the exchange to have arbitration committees so that different disputes and claim between trading members and investors can be settled effectively, and in the short term arbitration is also governed by the exchange bylaws। arbitration क्या होता है, मान लीजिए आप ग्रीवेंस के पास गए, ग्रीवेंस डेस्क के पास, वहां से कुछ ऐसा डिसीजन आया जो आपको पसंद नहीं आया, या फिर ग्रीवेंस डेस्क ऐसा कुछ डिसीजन दिया जो ब्रोकर को पसंद नहीं आया, तो कहाँ पे जाएंगे, अगर कुछ डिसीजन मतलब पहले केस जाता है ग्रीवेंस के पास, अगर वहां से ठीक ठाक डिसीजन नहीं आता है तो आर्बिट्रेशन आता है, आर्बिट्रेशन जो कि ठीक ठाक करते हैं। तो आर्बिट्रेशन में क्या आता है, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, स्कोर्स जिसे हम कहते हैं। आर्बिट्रेशन में ये आता है कि अगर आपका कुछ ग्रीवेंस डेस्क जो होता है उनका अगर कुछ पसंद नहीं आया आपको उनका कुछ डिसीजन, तो आप स्कोर्स के पास जा सकते हो, वो फिर उसको फिर रीवेरीफाई करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, ये हाई कोर्ट पे नहीं हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में देख लूंगा आपको, तो वही वाला चीज यहाँ पे आर्बिट्रेशन है। तो आर्बिट्रेशन लास्ट स्टेज में आता है। आर्बिट्रेशन का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कितने दिन में आता है आर्बिट्रेशन, नॉर्मली यहाँ पे 15 डेज आपको लिखा हुआ दिखाएगा, एक सेकंड, नॉर्मली 15 डेज के अंदर ये वाला आर्बिट्रेशन किया जाता है। द पार्टी यहाँ पे एक बार रीडिंग पढ़ लीजिए, आपको शायद किसी लाइन में मिल जाए। ए पार्टी विच इज डिससेटिस्फाइड बाय द एपेलेट बेंच एवर्ट में चैलेंज द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये मैंने आपको बताया। जजमेंट ऑफ द बेंच इज बाय मेजोरिटी एंड ओके। Arbitration is a judicial process of settlement disputes between trading members, investors, sub brokers and clearing members। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 दिन का कुछ था यहाँ पे लिखा हुआ तो होना चाहिए था, मेरे टाइम पे तो
क्वेश्चन आए थे। एनीवेज, स्कोर्स विच हैज बीन डेवलप्ड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेब एनेबल एंड प्रोवाइड्स ऑनलाइन एक्सेस। 24 घंटे आपको ऑनलाइन एक्सेस देता है। कंप्लेंट्स एंड रिमाइंडर्स देयर ऑन लॉज्ड ऑनलाइन एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। स्कोर्स क्या करता है, कंप्लेंट लेता है, कुछ अगर आपको पसंद नहीं आया तो वो कंप्लेंट ले लेगा। तो कंप्लेंट्स मूव्स ऑनलाइन एंट्री, ऑनलाइन मूव हो जाता है, वो फिर चले जाता है एटीआर के पास, एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द कंप्लेंट। रीडिंग पढ़िए, एक बार रीडिंग पढ़िए, कुछ नहीं है, जनरल नॉलेज है ये बस। द कॉन्सर्न इन्वेस्टर कैन व्यू द स्टेटस कंप्लेन ऑनलाइन, क्या क्या स्टेटस है ये सब देख सकते हैं। एमआईएस रिपोर्ट्स ऑन एनेबल से भी टेक एप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजन और रेमेडियल एक्शंस ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है, डूज एंड डोंट्स। एक इन्वेस्टर को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये बस रीडिंग पढ़ने लायक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रीडिंग पढ़िए, पूरा रीडिंग पढ़िए। ऑलवेज डील विद मार्केट इंटरमीडिएट रजिस्टर विद सेबी और स्टॉक एक्सचेंज। मैं ब्रोकर खोल रहा हूँ, कल मेरे पास आ जाइए, मैं डीलिंग कराऊंगा। आप नहीं करेंगे ना, आप तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास ही जाएंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, कलेक्ट फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ क्लाइंट। मतलब आपका कोई अकाउंट खुल रहा है तो आप एक कॉपी रखिए आपके पास। ऑलवेज इंस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट नोट्स फ्रॉम देयर ब्रोकर्स। मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आज, आपको बोला कि आपने बोला मेरा रिलायंस खरीदो, आपके पास कोई पोर्टफोलियो देखने का मशीन नहीं है, पहले के जमाने में जो होता था। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के पास बहुत बड़ा एक लफड़ा भी हुआ था। चलिए खैर, बहुत बड़ा वीडियो आ जाएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले के ज़माने में तो मोबाइल नहीं होता था, फ़ोन में बोल दिया कि मेरे लिए 100 रिलायंस खरीद लीजिए, टाटा पावर खरीद लीजिए, इन्फोसिस खरीद लीजिए। ब्रोकर ने बोल दिया हाँ खरीद लिया है। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा बोलिए कि कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजिए, मुझे देखना है आपने खरीदा है। नहीं तो क्या करेगा, ब्रोकर खरीद लेगा, बोलेगा खरीद लिया, उसके बाद कल गिर गया तो ब्रोकर बोलेगा गिर गया है, तो आपने बोला बेच दो, तो वो पैसा ले लेगा, वो तो खरीदा ही नहीं। इसे कहते हैं, जो भी मुझे बोलना नहीं चाहिए सारी चीज़ आपको खुद पता लग जाएगा। तो इन्वेस्टर को क्या क्या करना चाहिए, बी कॉशियस अबाउट सिक्योरिटीज विच शो अ सडन स्पॉट इन प्राइस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, स्पेशली लो प्राइस स्टॉक्स। पेनी स्टॉक से दूर रहिए, ये सब लिखा हुआ है डूज पे, आप देख लीजिए। डोंट्स पे क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं करना चाहिए, मेक एनी पेमेंट्स इन कैश, जिसका रिसिप्ट नहीं हो ऐसा नहीं करना चाहिए ब्रोकर के पास। आप जाके जीरोधा पे 1.5 करोड़ रुपए कैश देके आ गए, कल जीरोधा आपका कैश नहीं जमा किया, तो आपके पास कुछ सबूत है, नहीं है ना। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ सारा एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए, और मैं किसी भी एंटिटी या फिर किसी को हार्म पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। मैं बस एग्जाम्पल की तरफ से बता रहा हूँ। डील विद अनरजिस्टर्ड ब्रोकर से ऐसा नहीं करना चाहिए। गेट स्वेयर बाय प्रॉमिस ऑफ हाई रिटर्न्स, इसमें लालच पे नहीं पड़ना चाहिए। डील बेस्ड ऑन रूमर्स, टिप्स पर ट्रेड मत कीजिए। यही लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए डूज एंड डोंट्स में, बस और कुछ नहीं है। खत्म, एनआईएसएम खत्म, पास हो जाएंगे आप। बस नीचे ये सैम्पल क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं। कहाँ से, नीचे पीडीएफ दिया हुआ है, जाके पीडीएफ फाइल खोलिए और ये सारे सैम्पल क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर, क्या है, एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट किस चीज का फैसिलिटी देता है, ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्रेजिंग, तीनों ही देता है। तो हो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एन इंडेक्स ऑप्शन इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, कैश मार्केट प्रोडक्ट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इंडेक्स ऑप्शन क्या है, एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट। क्यों, इंडेक्स का ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, डेरिवेटिव। इसी तरह से क्वेश्चन से आप जाके एक बार सारा पढ़ लीजिए, ट्रू फॉल्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। नीचे पीडीएफ दिया हुआ है, उसके साथ साथ में आपको और क्वेश्चंस का भी दे दूंगा। ये तो सैंपल का पीडीएफ है ही आपके पास, आप ये सॉल्व कर लीजिए। उसके साथ साथ मैं और 2 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, साथ साथ 2 और रिविजन टेस्ट भी दे रहा हूँ। 3 या 4 आपको पीडीएफ मिलेगा, पूरा सॉल्व कीजिए, एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए, मजे कीजिए और एक जॉब सिक्योर कीजिए अगर आपको जॉब करना है तो बताइए कैसा लगा मेरा ये कोर्स। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, 100% एफर्ट दिया है, जो भी जानता था सब कुछ बता दिया आप लोगों को। बस रिटर्न में क्या चाहिए, एक लाइक दे दीजिए, या फिर मुझे मेरे अकाउंट पे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। या तो 1 लाख रुपए दीजिए या एक लाइक दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख के कुछ सीख पाए या फिर कुछ उनको भी जानकारी मिल जाए। और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखिए, 1 लाइक दीजिए, 1 सब्सक्राइब दीजिए, या तो 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट पे भेज दीजिए, अब चॉइस आपका है। एनीवे, तो बस एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करते रहिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं मुझे इतना। मेरा वादा है 1000 सब्सक्राइबर जैसे आ जाएगा, हम लाइव सेशंस चालू कर देंगे, लाइव ट्रेडिंग वगैरह, एक साथ ट्रेड करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। गोल है पूरा रिटेल कम्युनिटी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करे और पैसा गवाए नहीं, कमाए ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नीचे इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए मेरे साथ और एक साथ ट्रेडिंग करेंगे और बहुत दूर तक जाएंगे इस जर्नी में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।